चलिए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार आज मिलते हैं हम लोग फिर जो है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी तो हमने कहा एक दिन का और सेशन रखते हैं। थोड़ा देखते हैं, इन लोगों का थोड़ा हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग टॉपिक कर रहे थे तो थोड़ा सा टॉपिक जो है छूटा हुआ था और उधर हम लोग वैदिक से कर लिए हैं और इंडस का भी थोड़ा सा आपने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा प्री हिस्टोरिक कल्चर जो है छूट गया है। थोड़ा सा जो संस्कृतियां हैं वो वाला पार्ट थोड़ा छूटा था और उस दिन हमने आपको इतिहास के बारे में अवलोकन कराया। तो अब हम समझ रहे हैं कि आप लोग जो है कापी और पेन ले लो अपना और कहीं जो नेट जहां आ रहा हो वहां बैठ जाओ आप। तो हम लोग शुरू करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस अद्भुत अभ्युदय योजना में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं हम लोग सेमिनार को। और आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट जो है इतिहास के प्रति कैसे जगाया जाए, उस पर हम लोग बात करेंगे और कैसे इतिहास को आप इजी बनाओ, इतिहास को कैसे बेहतरीन तरीके से आप समझो। क्योंकि इतिहास के बारे में हम लोग उस दिन देखे थे, काफ़ी कुछ हमने बताया था कि इतिहास क्या है। इतिहास जो है एक क्वेरी है, पास्ट की जो क्वेरी है। इतिहासकारों ने बताया कि तथ्य बोलता नहीं है, हिस्टोरियन उसको बुलवाता है। यानी कि तथ्यों को बुलवाने का काम क्या करता है? हिस्टोरियन करता है, इतिहास का विद्यार्थी करता है, स्कॉलर करता है। आप आईएएस के एस्पिरेंट हो, आपको भी इतिहास के प्रति एक जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास, हिस्ट्री इज नॉट मियरली अ सब्जेक्ट। ये कोई एक विषय नहीं है, ये एक पास्ट में देखने का एक नज़रिया है। अतीत में क्या हमारे साथ हुआ, उसमें क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, उसको कैसे हम सीख लेके आगे का समय अपना फ्यूचर ब्राइट बनाएंगे। क्योंकि हमने एक चीज़ बताया था कि भविष्य जो है अंधकारमय लगता है और जो है वर्तमान भार स्वरूप लगता है। इसलिए संतोष प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं अतीत का विजिट करना पड़ेगा। तो स्टडी से इंफॉर्मेशन लेना है, इंस्ट्रक्शन लेना है और प्रेजेंट में रहना और फ्यूचर को ब्राइट बनाना। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो इतिहासकारों ने कहा कि इट वॉज ए अनएंडिंग डायलॉग। ये ऐसा संवाद है जो अनवरत चलने वाला है। इट वॉज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। कनेक्ट करता है, क्योंकि फ्यूचर की कोई सत्ता नहीं। आप देखोगे भविष्य की कोई सत्ता नहीं है। अगर वर्तमान नहीं है तो भविष्य की सत्ता नहीं, और अगर स्टडी नहीं है तो टुडे की कोई सत्ता नहीं। यानी कि स्टडी पर टुडे निर्भर है और टुडे एक्युमुलेट होके क्या बनता है, टुमारो बनता है। तो इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके पहले वाले टॉपिक में आप वो वीडियो देख लेना कि जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में हमने बताया था कि हिस्ट्री बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। द अपर सेक्शन वाज नोन एज प्री, द मिडिल वन वाज नोन एज प्रोटो एंड द लास्ट वन वाज नोन एज हिस्ट्री, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल अध्ययन किया। कभी भी आपको अगर उत्सुकता हो, टाइम, डेट, क्योंकि इतिहास में आप देखोगे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, काल। काल की सत्ता हर जगह मिलेगी आपको, और टाइम का जो है इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। काल की सत्ता है। जैसे ही हम लोग बोलते हैं 1861 में ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की संकल्पना दिल्ली में स्थापित हुई, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि भाई पीरियड कौन सा है। हम लोग पहुंच गए 19वीं सदी, जिसमें राजा राम मोहन राय थे और वो चल रहा था, धर्म सुधार आंदोलन वगैरह चल रहा था। यानी कि काल की बहुत सत्ता है। तो इतिहास को आप मेनली जो है 3 सेक्शन में बांटोगे। यानी कि अपर पार्ट वाज नोन एज प्री। बहुत लंबा समय बीत गया किसमें, प्रागैतिहासिक काल में। अगर आप ब्रॉडली हिस्ट्रियोग्राफी को आप बांटो तो काफी लंबा समय गुजर गया, लाखों वर्ष गुजर गए प्री हिस्टोरिक पीरियड, व्हेन देयर इज नो लिटरेट रिकॉर्ड्स।
जहां किसी भी प्रकार के साक्षर प्रलेख का साक्ष्य नहीं मिला, लिटरेट रिकॉर्ड्स का साक्ष्य नहीं मिला, लिपि का साक्ष्य नहीं मिला। यानी कि अगर देखा जाए तो वह पीरियड इतिहास का जिसमें कोई लिपि नहीं, जानने का स्रोत केवल खुदाई में प्राप्त वस्तुएं हैं, ऐसे काल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। बड़ा लंबा समय गुजर गया। यानी कि प्रारंभ से अगर आप देखो, स्टोन एज से आप शुरू कर दो तो 5 लाख के आसपास आप बैक हो जाओगे, लाखों वर्ष। उससे भी पहले अगर बोरी कल्चर में आप जाओ तो 14 लाख भारत में। अभी शोध अनुसंधान और हो रहा है। लेकिन अगर पैलियोलिथिक को आप देखो, पूरा पाषाण काल, तो वो 5 लाख से लेकर और बिल्कुल चला आ रहा एकदम 1000 तक। नव पाषाण काल को अगर आप देखो तो बहुत लंबे समय तक रन कर जाएगा। यानी कि एक डिवीजन हम लोगों ने किया था और 7000 से हम लोगों ने शुरू किया था। हालांकि सभ्यता और संस्कृति और पहले से चली आ रही, जिसको आज हम लोग थोड़ा सा डिवीजन करेंगे उसको। यानी कि इंटायर हिस्ट्री को अगर आप बांटो तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। देन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स: एंशिएंट इंडिया, प्री मेडिवल इंडिया, मेडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल। प्राचीन भारत को आपने बांटा, यानी कि भारत का जो इतिहास है, यानी कि इतिहास कहाँ से शुरू होता? 600 BC डाउनवर्ड। तो हमने 3 आपको इतिहास के बारे में बताया था, जिसमें हम लोग प्री हिस्ट्री के पार्ट में देखते हैं। यानी कि मेन आपको क्या है? मेन यानी कि टाइम एंड स्क्रिप्ट, समय और लिपि को आप जान जाओ तो इतिहास का विभाजन आप कर लोगे। जब मानो लिपि से परिचित नहीं था तो प्री हिस्ट्री, जब मानो लिपि से परिचित हो गया लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं गई तो प्रोटो हिस्ट्री, और जब मानो ऐसे पड़ाव में आया जहाँ लिपि भी है, लिखा भी गया, पढ़ा भी गया, यानी कि पठनीय सोर्सेज मिले और विदेशी वृत्तांत भी मिले, फॉरेन अकाउंट्स भी मिले, मेगास्थनीज की इंडिका भी मिली, चाइनीज रिकॉर्ड्स भी मिले। यानी कि हमारे सोर्सेज जो हैं, 3 सोर्सेज हैं: आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एंड फॉरेन अकाउंट्स। जहां ये तीनों सोर्सेज अवेलेबल हो गए, उस पार्ट को हम लोगों ने नाम दिया क्या? हिस्टोरिकल पीरियड। तो आपके दिमाग में ये चीज रहना चाहिए, अपर पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज प्री व्हेन देयर इज नो लिटरेट रिकॉर्ड्स, but the second part of history is known as proto when there is literate record, but that record can never be deciphered by any scholar till today. आज तक किसी विद्वान के द्वारा उसे पढ़ा नहीं जा सका। जैसे इंडस स्क्रिप्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि को आप देखोगे, 1853 में लिपि आ गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा। 1923 में पूरी लिपि आ गई थी। 1925 में बेडल महोदय ने पहली बार प्रयास किया पढ़ने का, आज तक पढ़ी नहीं गई। महादेवन ने उसको कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया। शंकरानंद ने उसको एक तरह से कह लीजिए तांत्रिक मेथड से पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन हजारों प्रयास आज निष्फल रहे। क्यों? क्योंकि वो लिपि कैसी है? पिक्टोग्राफिकल है, आइडियोग्राफिकल है। ड्यू टू द आइडियोग्राफिकल, ड्यू टू द पिक्टोग्राफिकल, वो लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई। और एक चीज और है, कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन में आप देखोगे तो चाइना की सिविलाइजेशन है, उसकी भी लिपि नहीं पढ़ी गई। यानी कि चाइनीज सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट है उसकी, वो भी पिक्टोग्राफिकल है, वो भी नहीं पढ़ी गई। लेकिन वही मेसोपोटामिया को देखो आप, सुमेरियन की सभ्यता, वही इजिप्टियन सिविलाइजेशन को देखो आप,
क्योंकि इनके बाइलिंगुअल डाइजेस्ट मिले, 3-3 भाषाओं में इनके अभिलेख मिले हैं। तो अगर एक है नहीं पढ़ पाए, दूसरा पढ़ के मैच करा लेगा। यानी कि मिस्र के अभिलेख, मेसोपोटामिया के अभिलेख 3-3 भाषाओं में मिले, इसलिए पढ़ लिए गए। और हमारे यहाँ केवल पिक्टोग्राफिकल है, आइडियोग्राफिकल है। देयरफॉर दैट स्क्रिप्ट कैन नेवर बी डिसाइफर्ड बाय एनी स्कॉलर। आज भी वो क्या बनी हुई है? अपठनीय बनी हुई। Therefore we consider Indus Valley civilization as a proto civilization, as a proto historic civilization। उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक श्रेणी में रखते हैं। जबकि पाषाण काल को, ताम्र पाषाण काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक श्रेणी में रखते हैं। अब सवाल रहा कि वैदिक को हम लोग कहाँ रखें? वैदिक कल्चर जिसको आपने पढ़ा है, तो वैदिक कल्चर को आप देखोगे तो श्रुतियां हैं, श्रुति मूलक है। विच वेयर गॉट थ्रू हियरिंग। श्रुति एक स्मृति होता है, विच वेयर रिमेम्बर्ड, मनुस्मृति, और एक श्रुति साहित्य होता, सुनने से जो मिले। यानी कि उसका भी लेखन बाद में हुआ। अगर देखा जाए तो उसे भी लिखा बाद में गया, वेद लिखे भी गए, वेद पढ़े भी गए, लेकिन उस भाग में नहीं लिखे पढ़े गए। यानी कि सुनने से मिला है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये हमारे पास कैसे आए? सुनने से मिला। सुनने से एक परंपरा से दूसरी परंपरा में, दूसरी परंपरा से तीसरी परंपरा में। आप कभी इमेजिन करो, त्रेता की घटना, द्वापर की घटना, कलयुग की घटना, रामायण, महाभारत, इपिक को आप देखो ध्यान में। अगर स्मृति साहित्य में आप जाओगे, एक श्रुति साहित्य है और एक स्मृति साहित्य है। जैसे वेद हमारे श्रुति साहित्य हैं, वेदांग हमारे स्मृति साहित्य हैं। जैसे उपवेद हैं, वेदों के खंड हैं उपवेद, तो उसको स्मृति साहित्य में रखा जाता है। जब वेदों का आप पूरा विवरण देखोगे तो पता चलेगा कि क्या है, ऋग्वेद क्या है, सामवेद क्या है, यजुर्वेद क्या, अथर्ववेद क्या। तो हमारी परंपरा को ध्यान में रखना कि मनुष्य पहली बार जब आया धरती पर, यानी कि पहले आप देखो, यानी कि उसको लिपि का ज्ञान नहीं, लिपि नहीं थी। अब जाहिर सी बात है, समूह बनाएगा, समुदाय बनाएगा, समाज बनाएगा, तो बोलने का ढंग तो रहा होगा, लिखने का ढंग नहीं आया। तो ऐसा तो है नहीं कि वो गूंगा था और बोल नहीं पाता था, बोलता तो जरूर था, भावाभिव्यक्ति का माध्यम तो था, लेकिन द वे ऑफ राइटिंग नहीं था। और जब तक बोलने को लिपिबद्ध नहीं करोगे तब तक साहित्य का निर्माण नहीं होगा। तो ये चीज हमें एकदम क्लियर कट दिमाग में रखना है। तो 3 भागों में हम लोग उसको बांटते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। और प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग रखते हैं किसको? पाषाण काल को और ताम्र पाषाण काल को। तो आज हम लोगों का जो विषय है वो प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में आपको हम अवलोकन कराएंगे कि भारत में कहाँ कहाँ प्री हिस्टोरिक संस्कृतियों ने जन्म लिया, जिसको हम लोग पाषाण कालीन संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। हिस्टोग्राफी के बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूम हो गया होगा। हमने पहले दिन भी, उस दिन भी आपको बताया था, हिकेटियस हैं, हेरोडोटस हैं, थ्यूसिडाइडिस हैं, E.H. कार हैं, व्हाट इज हिस्ट्री के प्रणेता। तो ये चीज़ें आप देखोगे कि एक दौर आया कि हिस्टोग्राफी लिखी गई, और हिस्टोग्राफी में आप देखे डेटेड रिकॉर्ड लिखा गया। यानी कि हेरोडोटस का सबसे बड़ा योगदान क्या है कि उन्होंने तिथियांकित इतिहास दे दिया। क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास क्रोनोलॉजिकल नहीं था। हमारे यहाँ इतिहास महाभारत में आप देखोगे, अथर्ववेद में आप देखोगे पंचम इतिहास पुराण। हम लोग पुराण को 5वां इतिहास कहते हैं, 5वां वेद कहते हैं। यानी कि पुराण किस तरह से कंसिडर किया जाता है? पंचम वेद, इतिहास पुराण।
पुराण जो है, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मेरुदंड माना जाता है, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। विष्णु पुराण आप देखोगे, मत्स्य पुराण सबसे बिल्कुल प्राचीन और जिसका प्रमाणिक संकलन शुंग सातवाहन काल में हुआ था। विष्णु पुराण है जिसमें भारत और भारतीय का उल्लेख है। उत्तरम यत् समुद्र सीमांध्र दक्षिणम तदवर्ष भारतम यत्र नाम संतति भारती। तो भारत भारती का संदर्भ आता किसमें? विष्णु पुराण, जिसे मौर्य काल की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण है तो गुप्त काल की जानकारी मिलती है। तो पुराण भी कहीं ना कहीं हमारे सभ्यता और संस्कृति के क्या हैं? बैकबोन है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आधारभूत हैं, संरचना, बैकबोन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। क्योंकि पुराण में क्या मिलेगा? डेटेड रिकॉर्ड मिलेगा, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मिलेगा। और इतिहास के बारे में हमने बताया भी था कि अगर वास्तव में कोई दिल से प्रयास किया इतिहास को लिखने का, तो वो पहली बार इतिहास लेखन भारतीय संदर्भों में मिलेगा, कल्लड़ की राजतरंगिणी, जिसे हम लोग कश्मीर का इतिहास कहते हैं। तो आइए हम लोग टॉपिक में चलते हैं। थोड़ा आप देखो इसको कैसे करोगे आप। पाषाण काल में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाषाण काल को आप देखो पूरा विस्तार से, आप स्टोन एज, पाषाण काल जिसको हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं, ये प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के अंतर्गत आता है। और इसको अगर देखा जाए तो 5 लाख से इसको शुरू कर सकते हो आप, 5 लाख BC से लेकर, और ये आ जाएगा आपके ताम्र पाषाण काल तक, यानी कि इसको आप ले जा सकते हो 4000 BC तक। यानी कि इसको अगर डिवाइड किया जाए और विभिन्न कालखंडों में इसको बांटा जाए तो आप देखोगे इसका जो है, एक तो पूरा पाषाण काल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक, लिथिक माने पत्थर, जो सबसे पुराना है, प्राचीन है, पैलियोलिथिक है। और इसको बांटने का आधार क्या है? आप इसको बांटने का आधार देखोगे तो इसको बांटने का आधार है उपकरणों के आकार प्रकार के आधार पर, उपकरणों के आकार प्रकार के आधार पर, और जलवायु परिवर्तन के आधार पर। जलवायु परिवर्तन यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक चेंज एंड द नेचर ऑफ टूल्स, यानी कि एक टाइपोलॉजी होती है इन विच वी स्टडी टूल्स। उपकरण आप देखोगे, यहाँ के उपकरण यहाँ के उपकरण यहाँ से बेहतर होंगे, यहाँ के उपकरण यहाँ से भी बेहतर होंगे। तो उपकरणों के बनावट के आधार पर आप विभाजन कर सकते हो, क्लाइमेटिक चेंज के आधार पर आप विभाजन कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ा अगर आप आधार देखोगे तो क्लाइमेटिक चेंज, मानव के आचार विहार, वेशभूषा, रहन सहन, पूरा परिवर्तन आपको ओवरऑल दिखेगा जलवायु परिवर्तन के आधार पर। एक मिडिल फेज भी आ रहा है जिसको हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं, जबकि विद्वानों ने इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसको हम लोग नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ यहाँ भी हो रही, जैसे पशुपालन। आप देखोगे मानव की एक्टिविटीज़ यहाँ भी मिल रही है, मृदभांड कला, पशुपालन, आवास। क्योंकि मानव की पहली चिंता क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान, सुरक्षा। यानी कि प्रकृति जो है समस्या भी दे रही है और समाधान भी दे रही है उसका। तो आप देखो कि ये मेसोलिथिक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। नियोलिथिक जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। और ये बहुत बड़ी क्रांति है यहाँ, इसको हम लोग कहते हैं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। इसको दुनिया में मानव इतिहास की बहुत बड़ी क्रांति कहते हैं, जो पहली मौन क्रांति है जिसने मानव के प्रकृति को पूरी बदल दिया। यानी कि खाना बदोश मानव जो इधर था,
जंगली मानव जो इधर था, कंदराओं में रहने वाला जो मानव इधर था, वो यहाँ प्रोड्यूसर हो गया, यहाँ उत्पादन से जुड़ गया। और जब उत्पादन से जुड़ गया तो तेरे मेरे का भाव आ गया, समाज का जन्म हो गया, सामूहिकता का जन्म हो गया, एकजुट होने के करने की कार्य प्रणाली आ गई, उत्पादन होने लगा। उत्पादन में बाद में आप चल के देखोगे अधिशेष उत्पादन होगा, ग्रामीण संस्कृतियों को जन्म देगा, और उन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों से सिंधु घाटी के नगरीय सभ्यता का विकास होगा। ग्रेजुअल इवोल्यूशन है, कोई ऑल ऑफ सडन इंडस वैली सिविलाइजेशन अस्तित्व में नहीं आ गई। ग्रेजुअल इवोल्यूशन। जब कभी आप सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ते हो तो आप देखते हो कि यहाँ जो ग्रामीण कृषक बस्तियां हैं, ये उसके लिए एक बैकग्राउंड तैयार कर रही हैं, ये उसके लिए एक आधारभूत संरचना बना रही। उसमें आप फेजेस देखोगे, समृद्ध कृषक बस्तियां, समृद्ध कृषक ग्रामीण बस्तियां, और फिर अर्ली हड़प्पन फेज, फिर हड़प्पन फेज, और फिर लेटर हड़प्पन फेज। ऐसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा, सभ्यता और संस्कृति का ग्रेजुअल विकास होगा। क्योंकि आप एक चीज दिमाग में ये रखना कि जो भी कार्य हो रहा है वो अंग्रेजों के आगमन के बाद हो रहा। पुरातत्व विभाग भी उन्हीं की देन है। हड़प्पा संस्कृति किसके समय में आ रही है? 1921 में आ रही है, जब हम लोग उपनिवेश में थे, वही आंदोलन चल रहा था। 1921 में आप सोचो, वही असहयोग आंदोलन गांधी जी का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वहीं पर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा खोजा जा रहा। यानी कि आप एक चीज देखो कि ब्रिटिश एरोगेंस है, जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक सोच है, वो हमें कभी जो है सभ्यता और संस्कृति का संस्थापक मानने के लिए तैयार नहीं हो सकती। ये काज है, ये मेन फैक्टर है। मॉर्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल कभी भारतीयों को शुरू से सभ्य नहीं मानेंगे। मेन फैक्टर यही है। तो कभी भी आप देखो तो मॉर्टिमर व्हीलर क्या कहेगा? मेसोपोटामिया वाले मिस्र आए और मिस्र से सभ्यता का विकास भारत में हुआ, क्योंकि यूनान को तो दिखा नहीं सकते, यूनान की सभ्यता तो बाद में आ रही है। अब वो कैसे कहें कि पहले हम बर्बर थे जब भारतीय सभ्य थे? यानी कि सभ्यता और संस्कृति का दुनिया को पाठ पढ़ाने वाला कौन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। चाहे साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे किसी क्षेत्र में आप देख लो, क्या नहीं है? सिंधु घाटी की सभ्यता में सब कुछ अवेलेबल है। अंग्रेजों के होश उड़ गए, लेकिन वही कहते हैं कि जो साम्राज्यवादी अहंकार है वो कहाँ ले जाओगे आप? जो इंपीरियलिस्टिक एरोगेंस है ब्रिटिश साम्राज्य का, कि इन्हें नहीं मानेंगे, हम दुनिया में किसी को मान लें, तो वो कहते हैं कि नहीं, तांबा भी आया, खेती भी आया तो ईरान से आया, अनातोलिया से आया, फिलिस्तीन से आया, उधर इजराइल से आया। लेकिन हमारे यहाँ आप देखोगे तो चावल का दुनिया में सबसे पुराना उत्पादक, अभी भी रिसर्च हो रहे हैं, लहुरा देव। आप देखो 8000 9000 BC लहुरा देव चावल का उत्पादन, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। इसको कहाँ आप झुठलाओगे? राखीगढ़ी में आप देखो DNA की खोज हो रही, DNA से उसको डिनोट किया जा रहा है कि नहीं, हमारी सभ्यता जो दुनिया में सबसे पहले सभ्यता। आप देखो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन को देखो, आप तो कौन है? मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना, ये सभ्यताएं। यूरोप का कहीं नामो निशान नहीं। और क्रेडिट वो ले रहा है कि हम असभ्य को सभ्य बनाने आ रहे हैं, और यहाँ हम लोग शुरू से सभ्य हैं। आप देखो, जरा विजिट करो यहाँ देखो आप, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब जलवायु परिवर्तन और उपकरण के आधार पर इसे भी आप बांट सकते हो, इसे भी आप 3 भागों में और बांट दोगे। आप देखो इसको, निम्न पूरा, लोअर पैलियोलिथिक,
मध्यपुरा और उच्चपुरा। उच्चपुरा, अब देखो आप, इसको भी हम लोगों ने बांट दिया। यानी कि अगर एक इसकी कैटेगरी आप बनाओ बढ़िया से, तो यहां से आप ले सकते हो निम्नपुरा 5 लाख से लेकर, यानी कि 1.5 लाख तक ले जाओ इसको आप। फिर 1.5 लाख से लेकर फिर यहाँ ले जाओ आप 40, यानी कि 30,000 तक, 10,000 तक ले जाओ आप। यानी कि एक तरह से आप देखोगे 40,000 तक। यानी कि यहाँ से देखो आप 5 लाख से लेकर 1.5 लाख तक इसे ले जाओ आप। 1.5 लाख से लेकर और इसे ले जाओ आप 40,000 तक, और 40,000 से लेकर 40,000 से लेकर और 10,000 तक ले जाओ। अब कोई फॉसिल्स ऐसा है जो आज से 30,000 35,000 वर्ष पहले का है, तो इसका मतलब उच्चपुरा पाषाण काल में है वो। जैसे लोहदा नाला, बेलन घाटी, हड्डी की मातृ देवी की प्रतिमा, उच्चपुरा पाषाण काल। उसी तरह से होमो सैपियंस, ज्ञानी मानव का साक्ष्य, आज से 30-35,000 वर्ष पहले। यानी कि अगर उसको आप लोकेट करो तो यहाँ बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन हो रहा, इसलिए टेक्नोलॉजी आप देखो चेंज हो रही है। यहाँ की कल्चर आप देखो, कोर कल्चर, फ्लैग कल्चर, ब्लेड ब्यूरिन कल्चर, औजारों के टेक्निक में पूरा अंतर आ रहा, औजारों के तत्व में अंतर आ जा रहा, मटेरियल में अंतर आ रहा, उनके आकृति में अंतर आ रहा, उनके बनावट में अंतर आ रहा, क्योंकि समय बदल रहा, इंसान सभ्यता और संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहा। लेकिन हम दुनिया में किसी से सीखने नहीं गए, हम अपने ही बर्बर समाज को सभ्य बनाने लगे धीरे धीरे, और वो ऑटोमेटिक प्रोसेस रहा। लेकिन दुनिया ये कहती है, थोपती है कि हमने असभ्य को सभ्यता का पाठ पढ़ाने के लिए भारत में अपना जो है साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। और यहाँ देखो खुद से ग्रेजुअल विकास हो रहा, और इंसान कंदराओं वाला इंसान मकान में रह रहा। आवास की आवश्यकता हुई, देखो आप यहाँ आवास आ जाएगा, यहाँ खेतिहर किसान बन जाएगा, नवपाषाण कालीन क्रांति हो जाएगी। कुछ नहीं करना, यहाँ आप देखो, यहाँ जो है हैंड एक्स कल्चर मिलेगा, यहाँ कोर कल्चर मिलेगा, मद्रास संस्कृति कोर कल्चर, यहाँ फ्लैग कल्चर मिलेगा, फ्लैग कल्चर, यहाँ ब्लेड ब्यूरिन कल्चर मिलेगा, ब्लेड ब्यूरिन कल्चर। देखो आप यहाँ आप देखोगे शिवालिक घाटी में रामापिथिकस के साक्ष्य मिलेंगे, यहाँ आप देखोगे होमो इरेक्टस के साक्ष्य मिलेंगे, हथनौरा घाटी, अरुण कुमार सोनकिया के द्वारा खुदाई की गई 1882 में हथनौरा घाटी। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव की सबसे पुरानी प्रजाति का अगर फॉसिल्स आ जाए तो होमो इरेक्टस, हथनौरा घाटी, नर्मदा मध्य प्रदेश। तो आप देखो कि कहाँ कैसे लोकेट करोगे आप। यहाँ फलक वाले उपकरण ज़्यादा बन रहे हैं, यहाँ कोर वाले उपकरण ज़्यादा बन रहे हैं। उपकरण बनाने की टेक्निक आप देखो कैसे चेंज हो रही है। यहाँ हैंड एक्स बन रहे हैं, हैंड एक्स कुल्हाड़ियाँ हैं, हैंड एक्स हस्त कुल्हाड़ियाँ हैं, चॉपर चॉपिंग है, क्लीवर स्क्रैपर कल्चर है। यानी कि नॉर्थ इंडिया में आप देखो तो सोहन संस्कृति, सोहन घाटी, सोहन नदी घाटी जो है, तो नॉर्थ इंडिया में जो संस्कृति विकसित हुई दैट वाज नोन एज सोहन कल्चर, फ्लैग कल्चर, फलक वाले औजार हैं। और साउथ इंडिया में जो संस्कृति विकसित हुई उसको मैड्रास कल्चर कहते हैं, मैड्रास संस्कृति कहते हैं। चेन्नई, कोर्तलेयार घाटी, आरबी फूट, पल्लोवरम, यहाँ आप देखोगे एक प्लेस मिलेगा पल्लोवरम, आरबी फूट, कोर्तलियार घाटी, पल्लोवरम। 1863
आरबी फूट, कोर्टल्यार घाटी, कोर कल्चर का शोध अनुसंधान हुआ रॉबर्ट ब्रूसफूट के देखरेख में। रॉबर्ट ब्रूसफूट को याद रखना पड़ेगा, ही वॉज फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर। कोर्टल्यार घाटी है और जियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन ही वॉज बेसिकली जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिकल सर्वे के डिपार्टमेंट से हैं, ये हेड ऑफ है वहाँ उस समय। वो हैं रॉबर्ट ब्रूसफूट, जिनको प्री हिस्टोरिक कल्चर का जनक माना जाता है, क्योंकि पहली बार आप देखोगे स्पष्ट रूप से, उससे भी पहले कर्नाटक के लिंगसूगूर में 1842 में हो चुका है, लेकिन 1863 को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि 1861 में पुरातत्व विभाग आ गया, जिसके बारे में आपने अध्ययन किया था, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उसी के अधीन है इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट। तो आरबी फूट को आप नहीं भूल सकते हो। कोई भी पत्थर आप देखो, चॉपिंग पेबल्स कल्चर, यूनिफेसियल हैं औजार, बाईफेसियल हैं, एकधारी हैं, द्विधारी हैं। औजार बनाने की टेक्निक आप देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कभी कभी आईएएस में क्वेश्चन आता है कि मिसाइल्स यानी कि तीर धनुष कमान फेंक कर मारे जाने वाले औजार किस काल में आए? तो फेंक कर मारे जाने वाले औजार किस काल में आएंगे? मध्य पाषाण काल, माइक्रोलिथ। यहां और ज्यादा शिकार महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ का समाज कैसा है? आखेटक है और खाद्य संग्राहक है। आप देखो समाज कैसे कैसे बढ़ रहा है। यहाँ का समाज कैसा है? आखेटक है, शिकार कर रहा है। और दूसरा क्या है? फूड गैदरर है, खाद्य संग्राहक है। देखो आप ऐसे मूव करोगे आप। एक इटालियन दार्शनिक हैं, इतिहासकार हैं, क्रोचे। उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री इज ऑलवेज करेंट, इतिहास समसामयिक होता है। इन हिस्ट्री यू फाइंड एवरीथिंग इज करेंट, नथिंग इज ओल्ड। क्रोचे का कोटेशन है, क्रोचे महोदय ने कहा है। और कॉलिंगवुड को आपने देखा ही कि कॉलिंगवुड ने क्या कहा कि हमें एक उत्सुकता है, हमें ये क्यूरियोसिटी है कि हम अपने पूर्वज को जाने। क्यूरियोसिटी टू नो द पास्ट, ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जो बर्निंग डिजायर है, ये इतिहास के पास ले जाती है कॉलिंगवुड। क्योंकि वो दहलीज जहां हम लोग खड़े हैं ना, उसमें जानने की, एवरीबडी क्यूरियस टू नो अबाउट सराउंडिंग्स। हर व्यक्ति जानने के लिए परेशान है कि क्या हो रहा है, अतीत में क्या हुआ, क्या डिमेरिट्स है, क्या मेरिट्स है, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले, लीग ऑफ नेशंस क्यों फेल हो गया, यूएनओ की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये सब जानना। तो ये चीजें कहाँ मिलेंगी? इतिहास में मिलेंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि यहाँ आप देखोगे तो एक पत्थर आप देखो, ऐसी पत्थर है और ऐसी पत्थर को आप ऐसे निकाल दो, ऐसे जब आप इसका सल को उतार लोगे तो ये जो पोर्शन है, ये फलक है, यही फलक है, फ्लैक है। ये जो पोर्शन निकाल लिए आप, और ये जो बीच का हिस्सा बचा, ये है बीच का हिस्सा, क्या है? कोर है, कोर। सन इज द कोर ऑफ सोलर सिस्टम, डीएम इज द कोर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सीएम इज द कोर ऑफ स्टेट, पीएम इज द कोर ऑफ कंट्री। कोर कल्चर, कोर बिल्कुल न्यूक्लियस टाइप का है, उसके बिना अस्तित्व नहीं है। कोर उसको कहा जाता कोर। कोर एकदम बीच का हिस्सा एकदम आप देखो, और इसको जब छांट रहे हैं चारों तरफ से, फ्लैग कल्चर। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ फ्लैग के उपकरण नहीं है, लेकिन कभी भी आ जाए कीड़ा फ्लैग कल्चर किसको कहते हैं? तो मध्य पूरा पाषाण, न कि मध्य पाषाण। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना।
क्योंकि लंबा समय गुजर जा रहा, लाखों वर्ष गुजर जा रहा, तब ये ट्रांजिशनल पीरियड में हम लोग आ रहे हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ कंसंट्रेट करो, यहाँ ठहर के थोड़ा सा इमेजिन करो, आप यहाँ कंटम्पलेट करो कि मानो कैसे कैसे बना खाद्य, संग्राहक से खाद्य उत्पादक कैसे बना। ये यात्रा आप देखो, ये यात्रा आपको असेस करना पड़ेगा कि मानव कैसे जो है जंगली मानव से उत्पादक मानव बन गया। ये सिखाता है इतिहास। आप यहाँ पूरी तरह देखो, जहाँ जहाँ घाटियाँ मिलेंगी आपको, जितनी भी सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, गोदावरी घाटी, जितनी भी घाटियाँ, बेलन घाटी, जितनी घाटियाँ कितनी पुरानी हो सकती हैं, निम्न पूरा पाषाण काल। घटनाएं भले आगे पीछे हों, आप देखते तो भीम बेद का, आप सोचो मानव सजग हो रहा था और हमारे यहाँ पेंटिंग का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा, स्कल्पचर का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, चित्रकला का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। दुनिया कह रही है कि हम असभ्य को सभ्य बनाने आए। यानी कि कला का जो बेहतरीन नमूना है वो क्या है? चित्रकारी है, मूर्तिकारी है, वास्तुकारी है, पत्थर को पॉलिशिंग करने की कला है। पॉलिशदार पत्थर आ जाएंगे यहाँ तक आते आते। लोग कह रहे हैं कि अशोक के स्तंभ में पॉलिश हम लोग बाहर से सीखें। ये है, ये नेटिव कला है, यहाँ से हम सीखेंगे, बाहर से क्यों सीखेंगे? हम जिसे सीखना हमसे सीखे, हमारे इतिहास से सीख ले। लेकिन बस वही बात फंसती है कि ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक एरोगेंस आड़ में हाथ आ जाता, क्योंकि उनकी सत्ता थी। उन्हीं के समय में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद हो रहा, श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद हो रहा। तो हमारा अतीत अगर ब्रिलियंट नहीं है तो हमारे अतीत को जानने का प्रयास क्यों करना चाह रहा अंग्रेज? इसका मतलब हमारा अतीत कैसा है? गौरवशाली अतीत। उसको जानने की उत्सुकता भी उसको है। मनुस्मृति का अनुवाद कर रहा, वेदों का अनुवाद कर रहा। पहले आते ही उन्होंने क्या किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई की स्थापना कर दी गई। वाई? क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे कि इनके साहित्य को जानेंगे तभी इनके समाज को जान सकते हैं, क्योंकि साहित्य समाज का आईना होता है। लेकिन जहाँ साहित्य मौन होता है वहाँ खुदाई में प्राप्त वस्तुएं काम करती हैं। देखो आप, यहाँ पूरा तत्व ही तो है, कोई साहित्य नहीं। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि यहाँ हैंड एक्स कल्चर है, कोर कल्चर है। फलक वाले भी औजार हैं यहाँ, लेकिन कोर वाले ज़्यादा। और वहीं यहाँ जब आ जाओगे आप तो फ्लैग कल्चर वाले औजार हैं। यानी कि यहाँ आप देखोगे धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। यहाँ क्वार्टजाइट के औजार है, यहाँ आगेट है, कार्नेलियन है, जैस्पर है। पत्थरों यानी कि मटेरियल में भी अंतर मिलेगा। और यहाँ ब्लेड ब्यूरिन। तो आईएएस में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ब्लेड ब्यूरिन हीरा कौन है? ब्लेड ब्यूरिन काल किसको कहते हैं? तो उच्च पूरा पाषाण काल। और यहाँ प्लेस रीडिंग कर लेना, बस टेक्नोलॉजी को देख लेना है। यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लैग कल्चर। साउथ इंडिया में जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई दैट वाज कॉल्ड कोर कल्चर, मद्रास कल्चर। तो जाहिर सी बात है, जो कुल्हाड़ी यहाँ बन रही है और जो कुल्हाड़ी यहाँ बन रही है, देयर वाज सो मेनी डिफरेंसेस। ये भथुरी है कुल्हाड़ी, ये उतना कारगर नहीं है। और यहाँ कुल्हाड़ी पे पॉलिश लगी हुई है, पॉलिश्ड वेयर, पॉलिश्ड टूल्स। यानी कि हमारे टूल्स को पॉलिश किया जाना शुरू कर दिया गया। कहाँ? नवपाषाण काल। ये बेहतरीन बदलाव आप देखोगे। यानी कि हर तरह का बदलाव आप असेस करोगे कि कैसे मानो, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, उसी के लिए भाग रहा है इंसान शुरू से। आप देखो यहाँ कंदराओं में रह रहा, कंदरा कला का विकास हो रहा। आदमगढ़, बागोर, भीमबेदका, मध्य प्रदेश रायसेन जिला भीमबेदका, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में 2003 में शामिल कर लिया गया। किसको? हमारी जो केप पेंटिंग, 600 प्लस पेंटिंग है। आप देखो भीमबेदका में
रायसेन जिला। दुनिया की बड़ी प्राचीनतम प्रिमिटिव पेंटिंग, केव पेंटिंग ऑफ द वर्ल्ड, और वो मिल रही है कहाँ? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप ये हेरिटेज को कैसे इग्नोर करोगे? और ये अतीत को अगर नहीं पुनरावलोकन करेंगे, अतीत को नहीं जानेंगे, तो दूसरा तो कह के चला जाएगा कि हमने सभ्य बनाया, जबकि दुनिया को सभ्यता का पाठ हम लोगों ने पढ़ाया शुरू से। तो ये जानना तो जरूरी है ना, जहां उसका एकदम बिल्कुल बेसिक चीजें मिल रहा। तो आप देखो इंसान कैसे कैसे खाद्य संग्राहक, यहाँ फूड गैदरर है, और आप यकीन मानो आज का भी समाज हंटर है, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर भी वो शिकार करता है। शिकारी है समाज, लेकिन यहाँ केवल शिकारी था, आज जो है सारे आयाम बढ़ गए। लेकिन ये प्रवृत्ति तो नहीं खत्म हो सकती है ना। खाद्य संग्रह देखो आप, बहुत सी हमारी जनजातियां हैं आज भी फूड कलेक्शन करती हैं, गैदरिंग करती हैं। तो आज भी समाज में कुछ है हिस्सा ऐसा जो फूड गैदरर है। वो याद कराता है, वो याद कराता है कि इतिहास कभी अपने आप को हूबहू तो नहीं दोहराता है, लेकिन देश काल परिस्थितियों के साथ इतिहास दोहराता रहता है। लेकिन समय तो नहीं रहेगा। जो समय चला गया, विच इज लॉस्ट फॉर एवर, कैन नेवर बी रीगेन्ड, उसको हम उस तरह तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हाँ दोहराएगा तो जरूर। देखो आप, एवरीथिंग इज करेंट, यानी कि यहां अब आप देखो कि कभी भी क्वेश्चन अगर यहां से आएगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इरा ऑफ माइक्रोलिथ। इरा ऑफ माइक्रोलिथ, छोटे छोटे औजार बनने लगे। मतलब 1-2 सेंटीमीटर से आप देखोगे 6-7 सेंटीमीटर के औजार सिमट के रह जाएंगे। बहुत माइक्रो, जिसको फेंक कर मारा जा सकता हो, ज्यामितीय औजार बनने लगे, त्रिभुजाकार बनने लगे, समलंब चतुर्भुजाकार बनने लगे। और आज यहाँ के जो औजार हैं, सीएल कार्लाइल महोदय ने इसकी आप देखो माइक्रोलिथ, लघु व सूक्ष्म उपकरण, देखो आप, सीएल कार्लाइल, बहुत बड़ा नाम है इनका, सीएल कार्लाइल महोदय, कार्लाइल, और 1867। आप देखो इन्होंने जो है इस काल को बताया कि ये लघु सूक्ष्म उपकरण वाला काल है, लघु और सूक्ष्म उपकरण वाला काल है। जबकि यहाँ एसडी सांकलिया महोदय क्या कह रहे हैं? इरा ऑफ फ्लैग कल्चर, फलक संस्कृतियों वाला काल। लेकिन यहाँ हम लोग आ गए तो तीर कमान प्रक्षेपास्त्र मिलने लगा, कैटापुल्ट टाइप का, जिसको चला के मारेंगे हम लोग, जैसे गुलेल टाइप का मिलने लगा, बाणाग्र मिलने लगे, पियर्सिंग औजार मिलने लगे, पॉइंटिंग औजार, नुकीले औजार मिलने लगे, क्योंकि इंसान को आवश्यकता हुई, शिकार की प्रवृत्ति थोड़ा सा और बढ़ने लगी, जलवायु परिवर्तन हो गया, आवास की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ आवास की तरफ नहीं बढ़ रहा, कंदराओं में रह रहा, पेड़ों पे रह जा रहा। लेकिन यहाँ आप देखो क्यूरियोसिटी टू सर्च फॉर द ड्वेलिंग प्लेस, आवास की ओर बढ़ने लगा। तो यहाँ कभी भी क्वेश्चन आएगा तो किसको लेकर आएगा? यहाँ क्वेश्चन आपका किसको लेकर होगा? पशुपालन, पशुपालन, आवास, आवास को लेकर होगा। और एक और होगा मृदभांड, टेरिकोटा पार्ट्स। 3 बातों को लेकर क्वेश्चन यहां से आएगा। कभी भी आप देख लेना मेसोलिथिक इरा, क्वेश्चन के नेचर को आप हमेशा असेस किया करो कि कहां से किस क्वेश्चन की डिमांड आ रही। कभी भी मेसोलिथिक इरा में इंसान क्या चाह रहा है कि पशुओं को पालतू बनाए हम, और जाहिर सी बात है जलवायु चेंज होगा, और जलवायु चेंज होगा तो वनस्पतियों में भी चेंज आएगा, और वनस्पतियों में भी चेंज आएगा, और वनों का भी विनाशन होगा, वनों का विलोपन होगा।
और जब वनों का विलोपन होगा तो जाहिर सी बात है आप आवास में जाओगे और पशु भी, जंगली जो पशु हैं वो आपके पीछे पीछे जाएंगे कुछ, और जब पीछे पीछे जाएंगे तो आप उसको पालतू बनाओगे। तो ये बट नेचुरल है, साइंटिफिक प्रोसेस है, और उसमें पहली बार फॉलो किया कौन? फेथफुल डॉग्स। तो यहाँ वाइल्ड एनिमल्स हैं, ऐसा नहीं कि पशुपालन शुरू हो गया तो गाय बैल बकरी भैंस सब आ गए, नहीं आए। इट्स अ प्रोसेस। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इज आल्सो अ प्रोसेस। इसको ऐसे असेस नहीं कर सकते, वो पूरी तरह आएगा कहाँ? नियोलिथिक। यहाँ ग्रामीण बस्तियाँ धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी, फिर ये चेंज होगा चालकोलिथिक, जब कॉपर मिल गया। कॉपर से भी जंगलों का सफाया नहीं हुआ। इंसान खुद अपने विनाश का कारण बनता है। अब आप देखो, हाई ज्वेलरी बनाओगे, पॉटरी बनाओगे तो उसके लिए वुडन चाहिए। कांसा कैसे आएगा? कांसा जब टिन मिलाओगे आप, कॉपर को जब आप गलाओगे और टिन मिलाओगे तब कांसा बनेगा। अब भौतिकवादी इंसान सिंधु घाटी के सभ्यता में पतन का ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, डिफोरेस्टेशन। जब वनों का विनाशन करोगे आप तो जलवायु में परिवर्तन आएगा, पारिस्थितिकी असंतुलन होगा और सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन को अंजाम देगा। इकोलॉजिकल बैलेंस भी लोगों ने दिखाया है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन का कारण बना। सुनामी जैसा फैक्टर भी कारण बना। उसके पीछे कौन था? मनुष्य का भौतिकवादी सोच थी। जाहिर सी बात है कि जब ईंट को आप भट्ठे में पकाओगे तो उसको पकाने के लिए ईंधन तो चाहिए, और ईंधन कहाँ से ले आओगे? वुडन ले आओगे, फॉरेस्ट की लकड़ी। आप देखो सिंधु घाटी में प्राय मकान आप देखो पक्के बने हैं, प्राय पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया। वहीं मेसोपोटामिया में देखो आप, मकान हमारे से बेहतरीन है ही नहीं। तो आप बताओ मेसोपोटामिया का प्रभाव हमारे यहाँ पड़ेगा कि हमारा प्रभाव उस पर पड़ेगा? वहाँ कब्रिस्तान आप देखो भव्य भव्य बने, रूलिंग क्लास के कब्रिस्तान है। हमारे यहाँ किसी शासक का कब्रिस्तान नहीं है, सामान्य जनों के कब्रिस्तान है। हमारे यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई था और वहाँ शासकों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड हाई फाई था। तो हमारी सभ्यता और बहुत अंतर है। तो कह ही नहीं सकते हैं कि उन्होंने हमसे लिया। मकान के आकार प्रकार को देखो आप, वहाँ पुरोहितों के द्वारा संचालित हो रही, हमारी व्यापारियों के द्वारा संचालित हो रही। मिस्र में पिरामिड आप देखो, वहाँ कब्र है, बहुत बड़े बड़े ममीज का इस्तेमाल करते हैं, कितना खर्च करते हैं कब्र पर। हमारे यहाँ सामान्य लिविंग है। हमारे यहाँ तो सार्वजनिक भवन जो उतने खर्चीले बनाए ही नहीं गए, और उसका लगाया गया किस पे? वे ऑफ लिविंग। सिंधु घाटी के सभ्यता का जीवन ऊंचा उठाने में लगाया गया। तो कभी तुलना नहीं कर सकते हम। तो आप देखो, यहाँ देखो किसकी तड़प है। अब इससे संबंधित जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसको खोज लो आप, मेसोलिथिक एरा हो गया। और इससे संबंधित आर्कियोलॉजिकल साइट क्या हो सकते हैं? आप बताओ, आर्कियोलॉजिकल साइट क्या हो सकते हैं? पशुपालन। पशुपालन के लिए दुनिया में प्रमाण प्रस्तुत करता है कौन? बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश। अब देखो आप, आदमगढ़ चित्रकारी में भी है भीमबेटका के साथ, और आदमगढ़ पशुपालन में भी। दुनिया में पशुपालन का यानी कि जंगली पशुओं को पालतू बनाने का पहला अगर उल्लेख आ जाए तो बागोर आदमगढ़। अब आप देखो ये आ गए, यानी कि इंसान खाद्य संग्राहक से, आखेटक से धीरे धीरे पशुपालक बनने लगा, और यहाँ पशुओं का इस्तेमाल खेती बाड़ी में करने लगा। यानी कि घरेलू पशुओं को भी पालतू बनाने लगा। वो है क्या? नवपाषाण काल। क्रांति तो यहाँ देखने को मिलेगी ने, और इसकी क्रांति सिंधु घाटी के सभ्यता में देखने को मिलेगी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जन्म हम अपने ग्रामीण संस्कृतियों से करेंगे कि हम उसमें विदेशी प्रभाव देखेंगे? अभी आप देखो राखी गढ़ी का पूरा उत्खनन हो रहा, बहुत चीजें प्रकाश में आ रही हैं।
सब पर्दाफाश हो जाएगा, किसने किसको दिया, किससे लिया। क्योंकि इतिहास को कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। इतिहास की जो सच्चाई है वो खुल कर आ जाती है। दुनिया को कब तक कौन बेवकूफ़ बना सकता है। जो हमने दुनिया के साथ किया वो सच्चाई है, वो खुल के आएगी। जब हम लोग थे तो यूनान का कहीं नामो निशान नहीं था, और आज यूनान आके कह रहा क्या, आज पाश्चात्य जगत आके कह रहा क्या, हमने इसे बर्बर से सभ्य बनाया। तो आप एक चीज यहां दिमाग में रखोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, और हमेशा आप देखते समय देखोगे कि नहीं, हमारी सभ्यता और संस्कृति दुनिया की कंटेम्प्रेरी सभ्यताओं में भी बेहतरीन रही। हमारा टाउन प्लानिंग देखो, उससे बेहतरीन कहीं हो ही नहीं सकता। तो ये चीज दिमाग में रखना कि बागोर, आदमगढ़। अब आवास के लिए कौन सा प्लेस आप देखोगे, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, थोड़ा नाम याद करने में तकलीफ होगी। ये इलाहाबाद है, बेलन घाटी है, मिर्जापुर का विंध्यवासिनी का इलाका है, चौपानी मांडो है। और यहाँ गोलाकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ आप देखोगे अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ आप देखोगे भट्ठी के भी साक्ष्य मिले हैं। जाहिर सी बात है, अन्नागार है तो इसका मतलब धीरे धीरे अब खेती बाड़ी होगी। तो इसका मतलब ये एकमात्र ऐसा प्लेस है चौपानी मांडो जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यानी कि चौपानी मांडो एक ऐसा प्लेस है जो तीनों संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो चौपानी मांडो में आप देखोगे यहाँ तक आते आते तो अन्नागार भी मिलने लगेगा, और अन्नागार अगर मिल रहा है तो इसका मतलब संग्रहित कर रहा व्यक्ति अनाज के रूप में ले रहा, यानी कि टैक्स किस रूप में ले रहा है, ग्रहण किस रूप में कर रहा अनाज, और संकट के समय में उसे वितरित करेगा। इसका मतलब अकाल पड़ते थे, इसका मतलब बाढ़ आती थी, सूखा पड़ते थे। और जबकि मेगास्थनीज आ रहा तो कह रहा अकाल नहीं पड़ते थे, भारत दास प्रथा भारत में नहीं थी। तो उसको अन्य संदर्भों में जब स्टडी करेंगे तब पता चलेगा ना कि मेगास्थनीज सही है कि हम लोग सही हैं। तो ये इतिहास बताता है, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रमाणीकरण के द्वारा, बिना प्रमाणीकरण के आप इतिहास को विज्ञान बना ही नहीं सकते हो। इतिहास को विज्ञान बनाना है तो वेरीफाई करना है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। चौपानी मांडो हो गया। अब चौपानी मांडो में दो चीज़ मिलेगा, एक तो आवास, गोलाकार झोपड़ियाँ, राउंड कट हट्स, और दूसरा क्या है, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला मिलेगी यहाँ, और बड़ी खूबसूरत कला है। अगर लौकिक जीवन का सबसे बेहतरीन कला अगर आपसे पूछा जाए तो दैट्स वाज द टेराकोटा पॉट्स, मृदभांड कला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, जो लौकिक कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। इट वॉज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोक कल्चर। मूर्ति कला नहीं है, प्रस्तर कला नहीं है, मृदभांड कला। और आप देखोगे भारत के सबसे पुराने जो बर्तन हैं, BRW प्रकार के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर, OCP वेयर, OCP गेरुए रंग का बर्तन, गैरिक मृदभांड जिसको कहते हैं, PGW जो आर्यों का मृदभांड है, PGW पेंटेड ग्रे वेयर है। फिर उसके बाद अशोक के समय का जो मृदभांड है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वेयर, फिर RSW है, फिर RPW है, गुप्त काल का मृदभांड। तो मृदभांडों का एक इतिहास ही है पूरा। यानी कि सबसे ज्यादा अगर इंसान को किसी ने प्राचीन काल में आज तक प्रभावित किया तो वो मृदभांड कला। आज भी आप देखो कुंभकार के द्वारा कैसे कैसे डिजाइनिंग बर्तन बना दिए जाते हैं। अब गुफ कराल तो फेमस ही रहा, कुंभकार की पूरा गुफा ही है वहाँ, बेसमेंट में गुफा बना के वो अपना बर्तन प्रौद्योगिकी यानी कि निर्माण करता था। इसका मतलब अब आप देखो कि बर्तन प्रौद्योगिकी यहाँ कहाँ पहुँचेगी। आप देखो, यानी कि बर्तन को पॉलिश किए जाने का, औजार को पॉलिश किए जाने का उदाहरण मिलने लगा यहाँ। अब वही ग्लेजिंग आप देखोगे, वही ओपदार बर्तन, वही पॉलिशदार बर्तन आप देखोगे सिंधु घाटी के सभ्यता के प्रतीक बनेंगे। और धौलावीरा में आप देखोगे ऑब्जर्वेटरी भी है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। अब पॉलिशिंग करने के जो है, स्टोन पर पॉलिशिंग करने का सबसे पुराना उदाहरण मिला
गुजरात के धौलावीरा में। तो अशोक के अभिलेख में पॉलिश हम क्यों विदेशी स्रोत से लेंगे, हम क्यों विदेशी से उसको लेंगे, ग्रहण करेंगे? हम स्वदेशी संस्कृतियों से लेंगे, स्वदेशी सभ्यता से लेंगे, सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पशुपालन के लिए आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिल जाएगा। ये बागोर जो है मध्य प्रदेश राजस्थान का भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा जिला है बागोर, और ये पशुपालन के लिए दुनिया में सबसे मशहूर है। इट वॉज द लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मेसोलिथिक इरा। ये मेसोलिथिक इरा का सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट कोठारी नदी के तट पर स्थित है पूरा बागोर पूरा। लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, लेकिन ये स्ट्राइक करना है कि मानव ने कैसे कैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और खेती बाड़ी में भी उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। आप देखो ढेर सारे प्लेस आ जाएंगे यहाँ। मध्य पाषाण काल में आते आते आप देखोगे जैसे दुनिया में मृदभांड कला का सबसे प्राचीन उदाहरण भी कौन प्रस्तुत करता? चौपानी मांडो। यानी कि आप देखो हमारी सभ्यता और संस्कृति कैसे आगे बढ़ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बेलन घाटी और फिर दक्षिण भारत, फिर पूर्वोत्तर भारत, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया कवर कर जाएगी। मेहरगढ़ से लेकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास अभी हम दिखाएंगे, मेहरगढ़ से लेकर और धीरे धीरे शुरू होगा। और आक्रमण भी किधर से हो रहा? उधर से ही हो रहा। दर्रों से आ रहे हैं लोग, और आर्य भी किधर से आ रहे हैं? आर्य भी खैबर दर्रे से आए। यानी कि एक तरह से आप देखो तो सभ्यता और संस्कृति का विकास भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से ही हो रहा। मेहरगढ़, और मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान। और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत सब एक ही तो था। और दूसरा पाठ सिखा रहा कि हम जंगली मानव को सभ्य बनाने आए। इट वॉज माई वाइट बर्डेन्स थियरी। वाइट मैन बर्डेन्स कहते थे उसको अंग्रेज। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है और इसको जो है इसको ध्यान में रखना है। और फिर यहाँ मध्य पाषाण काल में एक चीज़ और आप देखोगे। एक तो इलाहाबाद की साइट है चौपानी मांडो, महगढ़ा है और चौपानी मांडो है। महगढ़ा एक साइड है, वो भी इलाहाबाद में है। बाद में आप देखोगे कोल्डियवा मिलेगा उधर नव पाषाण काल में। और उधर जो है प्रतापगढ़ के इलाके में है, घने जंगल थे प्रतापगढ़ में। आप देखोगे तो वहाँ 3-4 प्लेस हैं। 3 प्लेस बड़े महत्वपूर्ण हैं, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। वो प्रतापगढ़ का इलाका है, तो उसको जरूर आप नोट कर लेना। सराय नाहर राय, इसको नोट करना आप। सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा। ये सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा, ये इलाका प्रतापगढ़ वाला। और यहाँ से पूरी स्केलेटन मिले हैं, पूरे नरकंकाल के साक्ष्य मिले हैं। जैसे आप 2018 में अभी आप देखो बागपत में खुदाई हो रही है, सनौली नामक स्थान है। वहाँ लगता था कि भाई सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी थे। यानी कि बागपत में सनौली है, मुजफ्फरनगर में मांडी है, बहुत ढेर सारे। अभी आप देखो मिंटिंग प्रेस मिला, ढेर सारे खजाने मिले हैं सिक्कों के मांडी में। तो आप उसको झुठला नहीं सकते हो, आप उसको दिमाग में रखना है कि कहाँ कहाँ खुदाइयाँ हो रही हैं, कैसे अपडेशन में रहना है। तो आप यहाँ देखो 3 प्लेस हैं, जिसमें सबसे पुराना सराय नाहर राय। अब यहाँ आप देखोगे एक ही कब्र में 4-4 नरकंकाल मिलेंगे। जैसे यहाँ है दमदमा में एक ही कब्र में 3 नरकंकाल है। ऐसे क्वेश्चन आता कभी कभी। यानी कि यहाँ भी आप देखोगे तो कपुल बरियल मिलेंगे। कपुल बरियल क्या कह रहे हैं? जो लोथल और जो है कालीबंगा उधर मिलेंगे कपुल ब्यूरियल। यानी कपुल ब्यूरियल किसकी कहानी बता रहे हैं? युगल समाधान, यानी कि सती प्रैक्टिस का प्रमाण बता रहे हैं। सती प्रथा भारत में कहाँ से शुरू करोगे आप? तो अगर सती प्रथा का एविडेंस आ गया
और आर्कियोलॉजिकल आ गया और ये प्लेस दिए हैं, तो यहीं से शुरुआत कर दोगे आप। यानी कि एक में आप देखोगे डबल हैं, कपुल हैं, बरियल हैं, और किसी किसी में 3-3 हैं, किसी में 4-4 हैं। यहां से पूरा जो है नरकंकाल के पूरा साक्ष्य मिले हैं। और महदाह से तो एक चीज और आप देखोगे, महदाह से लोग आभूषण के भी प्रेमी रहे हैं। यानी कि मृगश्रृंग के छल्लों की माला पहने हुए दफना दिया गया। अब ये क्या बता रहा? ये पुनर्जन्म को बता रहा, ये रिबर्थ को बता रहा, ये आत्मा की अमरता को सिद्ध कर रहा। यानी कि बरियल सिस्टम शुरू हो गया। और ये बरियल सिस्टम बाद में कहाँ मिलेगा? सिंधु घाटी के सभ्यता में पूरा कब्रिस्तान कल्चर ही मिलेगी। तो स्थानीय संस्कृतियों से सीख लेता है व्यक्ति। बाहर से कोई आएगा तो आदान प्रदान करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, व्यापार वाणिज्य करेगा, लेकिन वो हमें सभ्य नहीं बनाएगा ना। वो तो स्थानीय संस्कृतियों से सभ्यता और संस्कृति का पाठ सीखेगा व्यक्ति। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। यानी कि सराय नहर रहा है, महदाह, दमदमा। अब आभूषण युक्त अगर आ जाए डेड बॉडी को समाधिष्ट करने का प्रमाण, तो आप बताओगे कहाँ? महदाह। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यहां से भी आपको आएंगे। ज्ञानी मानव, आप देखो होमोसैपियंस का लगातार साक्ष्य, ज्ञानी मानव का साक्ष्य आप देखोगे। एक हमने आपको बताया था कि रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, जावा मानव, पीकिंग मानव, फिर आपने देखा कि क्रोमैग्नन, निएंडरथल, फिर क्रोमैग्नन, फिर होमोसैपियंस। यानी कि होमोसैपियंस का ठीक पूर्वज आ जाए तो किसको लगाओगे आप? क्रोमैग्नन। और जबकि जर्मनी में आप देखो निएंडरथल है, वो तो सब करता था। औरतें घर में रहती थी और हो जाता था बाहर जो है डिवीजन ऑफ लेबर्स, श्रम विभाजन देखो तो वहां मिल जाएगा, आग का प्रयोग देखो तो वहां मिल जाएगा। लेकिन खुलकर आप देखो आग का प्रयोग कहाँ हो इंसान कर रहा? नवपाषाण काल। ये चीज थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना है कि कहाँ कहाँ ये कल्चर विकसित हुई, और इसको हम किस औजार के नाम से, यानी कि यहाँ आप देखोगे प्रक्षेपात्र टाइप के औजार भी मिलेंगे। और इसके बाद अब आप देखो नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल को आप देखोगे तो एक क्रांति है पूरा ये। और नवपाषाण काल को अगर आप देखो तो इसको हम लोग कर सकते हैं 7000 से लेकर और 1000 तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि नवपाषाण काल संस्कृति जो है ना, विस्तार इसका आप देखोगे जिग जैग, कहीं 2500 में है, कहीं 2000 में है, कहीं 4000 के आसपास है, कहीं 6000 के आसपास है। जैसे कोल्डियवा देखो आप 6000 के आसपास चावल का प्रमाण। यहाँ बहुत सारे ढेर सारे प्लेस मिलेंगे, उस प्लेस का आपको अवलोकन करना है, और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि सिंधु घाटी के लिए बैकअप कहाँ से मिल रहा है। यही ग्रामीण संस्कृतियाँ, यही कृषक, हमारे समृद्ध किसान यही हैं जो सरप्लस प्रोडक्शन से ज़्यादा पैदा करेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई भी होगी। लेकिन अभी तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी सरप्लस नहीं है, फिर आप देखोगे धीरे धीरे सरप्लस में बदलेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको कैसे आप जो करोगे। इसमें देखो आप यहाँ से पूरा बदल जाएगा फेज। यहाँ देखो आप नवपाषाण काल में कुछ प्लेस मिलेंगे, और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इंसान क्या हो गया? उत्पादक और उपभोक्ता हो गया। उत्पादक प्लस उपभोक्ता हुआ। अब देखो कितना परिवर्तन हो गया। ये कोई विदेशी थोड़े ना आया इसको उत्पादक बनाने कि ये प्रोडक्शन करे, ये इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों से सीख लेगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है मेहरगढ़, लेकिन इसको भी ब्रिटिश क्रेडिट क्या ले रहा कि ये ईरान वाले आए, ईरान वाले किसान आए और मेहरगढ़ वालों को खेती बाड़ी सिखाकर फिर चले गए, और मेहरगढ़ वाले पूरे भारत में फैला दिए इसको। देखो आप कैसा अतार्किक तर्क, इररेलेवेंट लॉजिक। यहां इंसान क्या बन रहा है? प्रोड्यूसर बन रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड प्रोड्यूसर। जौ और गेहूं का उत्पादन आप देखोगे मेहरगढ़ में,
उत्पादक और उपभोक्ता बनेगा तो यहीं से जो है समाज बन जाएगा, समाज में विवाद भी पैदा होने लगेंगे और यहीं से मनुष्य का जीवन क्या हो जाएगा, स्थायी जीवन हो जाएगा। स्थायी जीवन की ओर वो बढ़ेगा, यानी कि जंगली लाइफ से किधर की ओर बढ़ेगा, सेटलमेंट लाइफ की तरफ स्थायी जीवन होगा। पॉलिशदार औजार मिलेंगे, पॉलिशदार कुल्हाड़ियां मिलेंगी। वहां आपने देखा हैंड एक्स और यहां क्या देखोगे आप, सेल्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्ट। आधुनिक कुल्हाड़ियां, आधुनिक वर्मा, आधुनिक हथौड़ी, आधुनिक प्रकार के टूल्स आप देखोगे तो कहां से सात तत्व बनाए हुए मिलेगा, फ्रॉम नियोलिथिक टिल टुडे। कंटिन्यूएशन है, सर्वाइवल है, कंटिन्यूएशन है, वहां से लेकर आज तक कहीं कोई इंटरप्शन नहीं है। भौतिक पक्ष में इंटरप्शन मिलेगा, इसलिए सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन को हम लोग नहीं मान सकते। हाँ, भौतिक पतन होगा, भौतिक पक्ष पतित हो गया होगा, लेकिन स्पिरिचुअल आज भी है। आज भी उसी तरह से मकान बनाते हैं, आज भी उसी तरह से मूर्तियां बनाते हैं, लॉस्ट वैक्स मेथड से, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम से। आज भी तो बेहतरीन कला हमारी उसी तरह है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं। तो स्थायी जीवन की ओर बढ़ेगा। अब यहाँ आप देखो कि कुछ साइट हैं जिसको याद करना है। जैसे एक हमने बताया था मेहरगढ़, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। ये जौ का भी उत्पादन करेगा, ये गेहूं का भी उत्पादन करेगा, ये कपास का भी उत्पादन करेगा, और ये अंगूर का भी उत्पादन करेगा, और ये खजूर का भी उत्पादन करेगा। आप देखो, कॉटन, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन प्रोड्यूस, कॉटन वाज कल्टिवेटेड इन मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। यानी कि ये हमारी जो ग्रामीण संस्कृतियां हैं ये मटेरियल देंगी, इससे कॉटन से बनेगा, कॉटन टेक्सटाइल, कपास से, जिसका हम लोग निर्यात करते थे सिंधु घाटी के सभ्यता में। यहां से बैकअप मिलेगा किसके लिए, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के लिए, सिंधु घाटी के सभ्यता के लिए। तो आप इसको गौर से देखो कि मेहरगढ़ से स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। अब बताओ, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सबको पालतू बनाने का साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार कहां मिलेगा, मेहरगढ़। यानी कि खेती बाड़ी और पशुपालन, कृषि कर्म और पशुपालन का स्पष्ट रूप से साक्ष्य आ जाए तो क्या लगाओगे आप, मेहरगढ़। यानी कि स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई 7000 के आसपास। और अभी जो लेटेस्ट अनुसंधान आ रहा है वो 8000 9000 तक ले जा रहा है, और वहां संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश और लहुरा देव। तो कभी भी चावल का प्रमाण आ जाए या खेती बाड़ी का सबसे पुराना प्रमाण आ जाए भारतीय उपमहाद्वीप में तो 8000 BC और लहुरा देव। अगर लहुरा देव है तो यू हैव टू चूज लहुरा देव। चावल का प्रमाण या खेती बाड़ी का प्रमाण, क्योंकि ये 7000 है, वो 8000 9000 है, तो इसलिए ऑप्शन दे रहा बार बार। लहुरा देव के बाद फिर कोल्डियवा है, फिर रंगपुर है, फिर लोथल है। चारों प्लेस याद करना पड़ेगा आपको। सिंधु घाटी के सभ्यता में पहला प्रमाण आ जाए तो रंगपुर, लोथल। दुनिया में सबसे पहली बार भारत में प्रमाण आ जाए तो आप लगाओगे लहुरा देव। 9000, बताओ आप, 9000 8000 से शुरू हो जा रहा। यानी कि अगर लहुरा देव नहीं है तो खेती बाड़ी का पहला प्रमाण आप मेहरगढ़ लगाओ, और अगर जौ और गेहूं की खेती आ गया तो मेहरगढ़ ही लगेगा, तब तो कोई डाउट ही नहीं। अब देखो कैसे सभ्यता और संस्कृति शुरू हो रही है भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से, और फिर मध्य घाटी यानी कि मध्य गंगा घाटी होते हुए दक्षिण भारत होते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में फैल जा रहे। यानी कि उतना विस्तार सिंधु घाटी के सभ्यता का भी नहीं है जितना विस्तार हमारी नवपाषाण कालीन संस्कृतियों का है और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का है।
सिंधु घाटी में आप देखो, सिंधु घाटी में कुल 2800 प्लेस हैं अब तक जो है, 2800 प्लेस हैं जिसमें 7 ही नगर हैं। लेकिन फिर भी दुनिया में तहलका मचा दी है कि उस तरह का नगर नियोजन, उस तरह की टाउन प्लानिंग आप देखोगे पूरी दुनिया में नहीं। राइट एंगल पर सड़कों का काटा जाना, लंबवत सड़कों का काटा जाना, ऑक्सफोर्ड, शिकागो, चंडीगढ़ फेल साहब। आज की स्थिति आप देखो, आज क्या है, गलियां, बस्तियां, सड़क बाद में बनाए जाते हैं, पहले बस्ती बना ली जाती है। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता को देखो आप, पहले प्लानिंग करते हैं, पहले गली निकालते हैं, फिर रोड्स निकालते हैं, फिर उसको देखते हैं कि ये क्रॉस कैसे कर रही है, फिर जाके मकान बनता, फिर बस्ती बनती है। तो आज हमें सीखने की जरूरत है, किससे? उससे। ये है क्यूरियोसिटी टू नो सराउंडिंग्स, क्यूरियोसिटी टू नो योर पास्ट, दिस इज हिस्ट्री। इंक्वायरी इनटू द पास्ट, दैट इज हिस्ट्री। तथ्य बोलता नहीं है, इतिहासकार उसको बुलवाता है। क्योंकि तथ्य क्या होता है? तथ्य, फैक्ट्स आर मियरली अ डेड, हिस्टोरियंस उसको बुलवाता है। इसीलिए इतिहासकारों को देखोगे आप तो वो कहते हैं कि इट इज अ साइंस, नो लेस नो मोर। क्योंकि उसको तथ्य से जीवंत बनाना पड़ेगा, तब उसमें जीवंतता आएगी। और वो जीवंतता देने वाला कौन है? लिविंग कॉन्सेप्ट। और वो हिस्टोरियन है। आप स्कॉलर हो, आप आईएएस बनने जा रहे हो, आप स्कॉलर हो, आप उसमें इनपुट डालोगे, तब आउटपुट के रूप में आएगा डीएम, जिला अधिकारी बनोगे, ऐसे नहीं बनोगे आप। तो ये चीज आप देखो कि मनुष्य खाद्य संग्राहक से लेके खाद्य उत्पादक बना, और इट इज अ नियोलिथिक रिवोल्यूशन। गार्डन चाइल्ड की किताब है, द अर्बन रिवोल्यूशन करके उसकी किताब गार्डन चाइल्ड की, आप उसमें कभी पढ़ना। देयर वेर सो मेनी सर्कमस्टांसेस फॉर द अर्बनाइजेशन, 10 पॉइंट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। वही चीज कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बाद में उसको परीक्षित किया। दुनिया के होश उड़ गए जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र आया, दुनिया के होश उड़ गए जब विवेकानंद ने जाके शिकागो में अपन परचम लहराया, दुनिया के होश उड़ गए जब रेलवे के डिब्बे से गांधी जी को उठा के फेंक दिया गया था और उन्होंने उसका प्रतिकार किया, और उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस चला के दिखा दिया, और 1894 में चलाया। उस समय अंग्रेज था यहाँ और हमें बर्बर और जंगली समझकर हमारा सुधार कर रहा था, और गांधी जी वहां सुधार कर रहे थे। और 1904-5 तक आप देखोगे हमारा अर्थशास्त्र मिल गया, खोज लिया गया। और जब वो अर्थशास्त्र दुनिया के सामने आया तो मैकियावेली का द प्रिंस गायब हो गया। तब लोगों ने कहा कि इस अर्थशास्त्र से दुनिया सीख लेगी। अगर संविधान सीखना है, राज्य व्यवस्था सीखना है, तौर तरीका सीखना है, तो दुनिया कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सीख रही। और ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक एरोगेंस क्या कह रहा है कि हमें इसे सभ्यता का पाठ पढ़ाया। जबकि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ के देखो, साइंस टेक्नोलॉजी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप कभी टाउन प्लानिंग देखो, ग्रेट बाथ देखो, डॉकयार्ड देखो, आप मेहराब का प्रयोग नालियों में देखो आप, तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप कहोगे यस, हमने दिया दुनिया को। क्योंकि दुनिया में आप देखो सिविलाइजेशन का वो जो हो रहा है, जिस समय मेसोपोटामिया, मिस्र की सिविलाइजेशन थी, उस समय हम लोग परचम लहरा रहे थे, और सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है हमारी। तो कोई कंटेम्प्रेरी है तो उससे हम आयात निर्यात से प्रभावित होंगे। ऐसा थोड़ा ही ना कि वो हमें जो है एक तरह से कह लीजिए वो उसकी देन है और हमारा जनक हो जाएगा, वो ऐसा नहीं। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना, मेहरगढ़ को याद रखना है। फिर आप कश्मीर में कुछ प्लेस देखोगे, बुर्ज होम है, ये भी आवास के लिए फेमस है, गुफ कराल है, कुछ प्लेस ऐसे हैं जिसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। अब देखो कश्मीर में वो कल्चर आ गया, यानी कि बेसमेंट कल्चर आ गई, मकान बनाने की प्रौद्योगिकी आ गई, मकान बनाने आवास का सिस्टम आ गया कश्मीर में। ये मकान जो है गड्ढे में बनाते थे नीचे जाके, आज भी आप देखो बेसमेंट कल्चर है। तो हिस्ट्री इज ऑलवेज करेंट फ्रॉम दैट डे टिल टुडे। आज भी हम लोग उससे प्रेरणा ले रहे हैं कहीं ना कहीं। अब इंसान ही डेड है तो क्या प्रेरणा लेगा? मनुष्य तो विवेकशील प्राणी है, मनुष्य तो चिंतनशील प्राणी है, मनुष्य तो पर्यावरणीय प्राणी है। आज तो हर प्रकार का प्राणी है वो।
लेकिन अगर उसमें जीवंतता नहीं है तो शायद पास्ट से क्वेरी नहीं कर पाएगा। तो ये चीज हमें दिमाग में रखना है कि कश्मीर में बुरजोम गुफकराल में क्या मिले, हार्वेस्टर भी मिले, पॉलिशिंग उपकरण भी मिले, आवास गर्त भी मिले, मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाए जाने की परंपरा मिली बुरजोम में। और वही आगे चल के आप रोपड़ में देखोगे, रूपनगर शिवालिक उपत्यका में, शिवालिक घाटी में आप देखो जहां रामा पिथिकस के साक्ष्य मिले। आप कभी उसको देखो तो होमो इरेक्टस के साक्ष्य हथनौरा घाटी में अरुण कुमार सोनकिया ने उसकी खुदाई करवाया, होमो इरेक्टस। कभी उसको सोच के आप देखो कि ये कहां से सिम्पटम आए। प्रोटोआस्ट्रेलाइड, मेडिटेरियन, मंगोलाइड, सारे स्केलेटन मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेग्रिटो आप सोचो दुनिया की सबसे पुरानी प्रजाति है जो अंडमान निकोबार में थोड़े बहुत फॉसिल्स उसको मिलते हैं, लेकिन उसका योगदान नहीं है सिंधु घाटी के सभ्यता के विकास में। जबकि द मोस्ट प्रिमिटिव रेस ऑफ द वर्ल्ड नेग्रिटो, बीएस गुहा ने निकाला है कि कौन कौन प्रजातियां हैं, कैसे है। तो ये चीज हमें दिमाग में रखना है कि बुरजोम में गुफकराल है, और फिर आपका वही आ जाएगा चौपानी मांडू कोल्डियवा। कोल्डियवा आप देखो, कोल्डियवा में आप देखो ये भी बेलन घाटी, वही विंध्यवासिनी का क्षेत्र। और चावल का प्रमाण 6000 बीसी के आसपास, 7000 बीसी के पास मेहरगढ़। और लोहरा देव जाओगे तो और पीछे चले जाओ, दुनिया में नवपाषाण कालीन संस्कृति नहीं शुरू हो रही, हमारे यहाँ कल्टीवेशन ऑफ राइस आ रहा। कैसे हम माने कि दुनिया ने हमें खेती बाड़ी करना सिखाया, उल्टा हमने दुनिया को खेती बाड़ी करना सिखाया, और ये इतिहास प्रूफ कर रहा है। इसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता, दुनिया के सामने प्रमाण है, और प्रमाण को कभी आप दबोच नहीं सकते, उसका गला नहीं घोट सकते, क्योंकि प्रमाण वेरिफिकेशन अगर हो गया तो दुनिया को ये मालूम हो जाएगा आज नहीं कल। क्योंकि आपको हमने उसी समय बताया था जब विवेकानंद ने शिकागो में सेमिनार किया था, तो उन्हीं का पत्र एक लिखा था, नेशनल लंदन टाइम्स करके था, उसने लिखा था कि ऐसे देश में ईसाई मिशनरियों को भेजना ये शर्म की बात है, जहां खुद लाइट और प्रकाश इतना ज्यादा। 150 कंट्री के लोग थे शिकागो में आप देखो, लेकिन परचम किसका लहराया? विवेकानंद का। क्योंकि सच जो है सच होता है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। तो बुरजोम को ध्यान रखना, गुफकराल को ध्यान रखना, कोल्डियवा को ध्यान रखना, ऐसे बहुत सी प्लेस मिलेंगे। मर्कडोला मिलेगा असम में। आप सोचो जूम कल्टीवेशन होती थी, मणिपुर है, असम है, कोलार की जो खदान है वो सोचो न्यूलिथिक है, यू कांट इमेजिन। खेतड़ी की खदान है, ज्वार की खदान है, कॉपर मेल्टिंग कारखाने मिले हैं। जो गणेश्वर संस्कृति हुआ करती थी वो हमारी प्योरली ग्रामीण संस्कृतियां थी। वो सप्लाई करता था, यानी कि कॉपर की सप्लाई करता था किसको? सिंधु घाटी की सभ्यता को। तो हम कहते हैं हम विदेशियों पर निर्भर हैं। तो खेतड़ी की खदान आप देखो चित्तौड़गढ़, और उधर जो है अपना वो बनास घाटी में आप देखो ज्वार की खदानें, जो जिंक मेल्टिंग कारखाना लगा हुआ है, वहाँ कॉपर मेल्टिंग कारखाना लगा हुआ है। भट्टियाँ मिली हैं, आप सोचो दैमाबाद से पिघलाने की भट्टियाँ मिली हैं, और वो पिघलाने के लिए लकड़ी तो चाहिए, और लकड़ी चाहिए तो डिफॉरेस्टेशन करोगे, डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन करोगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ोगे, और इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो खामियाजा किस रूप में आया? सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के रूप में आया। टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेज, आप सुनामी जैसा देखो व्यवहार दिखा रहा, भूकंप, सारे प्रमाण मिले हैं। बिना प्रमाण के आप नहीं दिखा सकते हो। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता और संस्कृति का विनाश किसी एक कारण से नहीं हो सकता, उसके लिए अनेक कारण साथ देंगे। तो इसलिए आज हमने इस टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत किया कि आपको ये चीज दिखे आईने की तरह। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तो आपका ये हक है, इतिहास के बिना डेड हो जाओगे आप। आपका ये हक है कि हम अपने अतीत को जानें, कैसे कैसे मानव का विकास हुआ, कौन सा मानव उपकरण बनाया, होमो हैबिलिस का व्यवहार कैसा था, हिडेलबर्ग का व्यवहार कैसा था, पूरे मानव की एक कहानी आप देखोगे। आप कैपेसिटी देखो, क्रोमैग्नन की कैपेसिटी देखो, होमो सैपियंस की कैपेसिटी देखो, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो हमसे भी ज्यादा था। लेकिन आज हम देखो कहाँ पहुंच रहे हैं, ज्ञानी मानव।
जब ज्ञानी मानव इतना तूफान मचाए हुए है तो वो मानव कहाँ पहुंचेगा जिसका सेफलिक इंडेक्स आप देखो कितने सीसी का ब्रेन था। तो अगर वो अस्तित्व में रहा होता तो कहाँ जाते आप। तो इस तरह से हमें दिमाग में रखना है कि पूरा इसका अवलोकन करना है। तो आज हम लोग नवपाषाण काल तक ये देखे कि कैसे मानव खाद्य संग्राहक से लेकर और अपना जीवन यापन बना के और एक तरह से समृद्ध ग्रामीण बस्तियों का निर्माण कर रहा है। और ये बस्तियां चेंज हो रही है किसमें? ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों में। और वो चेंज हो रही है किसमें? हड़प्पा में, मैच्योर हड़प्पा। यानी कि हड़प्पा जब आप पढ़ रहे थे तो प्री हड़प्पन, हड़प्पन, लेटर हड़प्पन और ऐसे बहुत से प्लेस हैं जैसे धौलावीरा है, राखीगढ़ी है। ये तीनों फेज को देखे हैं, यानी कि ओरिजिनेशन को भी देखे हैं, डेवलपमेंट को भी देखें, लेकिन डाउनफॉल को भी देखें। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से प्लेस हैं। जैसे मांडा, चेनाब नदी के तट पर है मांडा, कश्मीर का। मांडा ने तीनों फेज को देखा है, प्री हड़प्पन भी, पोस्ट हड़प्पन भी। तो आप इतिहास के प्रति सजग रहो। इतिहास में कभी आपका टूटने न पाए वो लयबद्धता जो चल रही है। और इतिहास बहुत ईजी है क्योंकि इतिहास कुछ नहीं है, क्वेरी इनटू द पास्ट, क्यूरियोसिटी टू नो योर एंसेस्टर्स, क्यूरियोसिटी टू नो योर फॉरफादर्स। तो अच्छा रहा, एक दिन का मौका हमें मिला, हमने कहा कि आप लोगों को सब बता दें। और इसके साथ हम वाणी को विराम देना चाहते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग, बीच बीच में आपके टेस्ट वगैरह चलते रहेंगे। थोड़ा सा अभी आप साइंस पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, तो ये चीज़ें जब आप कर लोगे, मैनेज कर लेंगे हम लोग, तब आपके टेस्ट सीरीज़ वगैरह चलते रहेंगे और आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ और आने वाला समय आपका ही होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।